नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश। आज हम लोग बात करेंगे अपने अमेंडमेंट की सीरीज को आगे करते हुए। तो आज कहां पहुंच चुके हैं? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में। ठीक है, यानी 44 अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1978। आइए हम आज जानेंगे इस अमेंडमेंट में क्या हुआ, क्या खास बातें थी, उन सभी पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हर एक जो इम्पोर्टेंट वर्ड है उसको विस्तार से जानकारी देंगे। इस अर्थ का क्या मतलब है, इस शब्द का क्या मतलब है, इनके बारे में जानकारी देंगे। लेकिन आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि आप सभी लोग वीडियो को शेयर किया करें। बहुत मेहनत से हम लोग वीडियो बनाते हैं। कोई भी हो, आप उसके पीछे की कितनी मेहनत लगती है सिर्फ वो समझ सकता है जो वो कार्य कर रहा है। इसलिए आप लोगों का नैतिक कर्तव्य है कि अगर हमसे कुछ शब्द आपको मिल रहे हैं तो आप भी उसको शेयर करें। ठीक है, थोड़ा सा सपोर्ट करें। खैर, तो देखो, ये जो 42 अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब इंदिरा गांधी आपातकाल लगाती उस समय बताया था कि ये क्या क्या था। 42 अमेंडमेंट को लव कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लव संविधान कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, इंदिरा का कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, इंदिरा का संविधान कहते हैं उस समय के दौरान। उसके बाद 1900 जब आपातकाल के बाद जब दोबारा सरकार बनती है और जनता दल की सरकार आती है, कब किसकी सरकार आती है? जनता दल की, 1978 में। तो जनता दल ने 43 अमेंडमेंट और क्या किया? 44 अमेंडमेंट किया। ठीक है, और इन दोनों अमेंडमेंट में उन्होंने बस यही किया। 43 में मैंने कल पढ़ा है, बताया ना, जो न्यायिक समीक्षा का अधिकार, ऑडिट का अधिकार था, सुप्रीम कोर्ट को, उच्च न्यायालय को फिर से दे दिए गए, जो ये अधिकार दे दिएगा। तो यानी 43 में ये था। और 44 क्या है, सबसे आप में खास बात क्या बनाता है कि इस अमेंडमेंट द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा एक आर्टिकल था 31, उसको हटा दिया गया और उसको यानी फंडामेंटल राइट जो हमारा था उसको विधिक अधिकार बना दिया, यानी कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, आर्टिकल 300A में पहुंचा दिया गया। वो मैटर क्या था, बस जब चर्चा करेंगे उसके बारे में तो 2 मिनट में बता देंगे वो मैटर क्या था। लेकिन अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करें, बिना ना जाना। ठीक है, और शेयर बहुत सारा करना, क्योंकि आप सभी का प्यार सपोर्ट आगे ले चलता है और निरंतर प्रयास रहता है कि दिन का दिन अच्छे कंटेंट देने। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या था। तो देखो, जिन लोगों ने फिर से कहेंगे 42 जरूर देखो अमेंडमेंट, 42 अमेंडमेंट पूरा देखो, क्योंकि उन्हीं की कुछ बातों को हटाया गया जनता सरकार द्वारा। 1978 में जब 44वां संविधान संशोधन होता है तो 42वें संविधान संशोधन की कुछ बातों को हटाया जाता है। ठीक, जो उसमें हुई थी उनको हटा दिया जाता है। कौन कौन सी बातें थी उनको भी जानेंगे और साथ ही साथ जो कुछ और बातें जोड़ी है उनको भी जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखो, जनता सरकार द्वारा सर्वप्रथम क्या होता है, लोकसभा यानी एलएस का मतलब लोकसभा और वीएस का मतलब विधानसभा, विधानमंडल कह सकते हैं, जो राज्य की विधानमंडल के विधानसभा, यहाँ पे विधानमंडल नहीं, क्योंकि ये हर राज्य में परिषद नहीं होती, विधान परिषद। ठीक है, तो विधानसभा जानेंगे, क्योंकि जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें भी विधानसभा की बात ही कही गई। यानी लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष कर दिया, यानी पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। और 42 अमेंडमेंट जो था उसमें क्या कहा गया था कि जो लोकसभा होगी और विधानसभा होगी उसके कार्यकाल को 6 वर्ष कर दिया, यानी 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया। और उसके बाद बढ़ा किसमें, 6 वर्ष किसमें हुआ? तो 42 अमेंडमेंट। ठीक है, 6 वर्ष हो गया। लेकिन इसको हटाया किसमें गया? 44 में। यानी कि जैसे ही काम इंदिरा गांधी ने बढ़ाया था वैसे ही जैसे जनता दल की सरकार आती इसको हटा देती और फिर से कार्यकाल को 5 वर्ष कर देती, जो आज तक चला आ रहा है। ठीक है, तो यानी लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को पुनः 5 वर्ष किस अधिनियम द्वारा किया गया, किस अमेंडमेंट द्वारा किया? 40वां अमेंडमेंट 1978 में जो हुआ। ये पहली बात। दूसरी बात क्या हुई, संसद एवं राज्य विधानमंडल में कोरम को पूर्ववत कर रखा गया। यह बात भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा हुई थी और यह बात भी 22वें संविधान संशोधन द्वारा। यानी कि 22वें संविधान संशोधन में क्या होता है, जो संसद है और राज्य विधानमंडल में कोरम के जो कोरम थी, गणपुत्र थी, उसको हटा दिया, यानी कि कोई जरूरत नहीं है कोरम की, गणपुत्र की। किसमें?
42वें संविधान संशोधन में। लेकिन जैसे ही जनता दल की सरकार आती है, इन्होंने क्या कहा, संसद एवं राज्य विधानमंडल में कोरम की पूर्वत यानी कि कोरम यानी गणपूत्र की जरूरत है। बिना गणपूत्र के आप राज्य विधानमंडल या संसद को नहीं चला सकते। और कोरम का मतलब आर्टिकल नंबर 100, गणपुत्र कोरम की बात कही। और जब आपको कुल संसद के सदस्यों के द्वारा 1/10 होगा, तभी आप संसद चला सकते हैं, यानी गणपुत्र कोरम की कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है, ये बात यानी कि ये दोनों किस अमेंडमेंट द्वारा, 42वें अमेंडमेंट द्वारा जो की गई थी, उसी में संशोधन किया गया। उसके बाद तीसरी बात क्या कही, संसदीय विशेषाधिकारों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान सुनिएगा, इसको मैं चर्चा करनी है। संसदीय विशेषाधिकारों के संबंध में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, क्या है ये ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स? तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के संदर्भ में हटा दिया गया। तो देखो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स क्या है, इसको हम क्या कह सकते हैं, वेस्टमिंस्टर प्रणाली कहते हैं। ठीक है, वेस्टमिंस्टर प्रणाली कहते हैं। ठीक है, वेस्टमिंस्टर प्रणाली कहते हैं। ठीक है, इस प्रणाली का मतलब क्या है, संसदीय विशेषाधिकारों का मतलब क्या है? तो जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स है, उसको हम किस नाम से जानते हैं, वेस्टमिंस्टर प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसका मतलब जो संसदीय विशेषाधिकार है, यानी संसद में जो सांसद होके उनको ये विशेषाधिकार दिया जाता है कि वो अगर किसी समिति के दौरान वो कुछ भी कहेंगे या किसी के पक्ष में भी मत देंगे, यस या नो के पक्ष में मत देंगे, तो उसको वो कानूनी यानी न्यायिक जो न्याय है वो उसके अंतर्गत नहीं लाया जाएगा, यानी न्यायालय के अंतर्गत नहीं लाया जाएगा। यही विशेषाधिकार दिया जाता है, और जिसको कौन से ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के संदर्भ में हटा दिया गया। यानी कि जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के संदर्भ में ये बात थी, सांसद को ये विशेषाधिकार था, उसको हटा दिया गया। तो सांसद को ये विशेषाधिकार किसके थ्रू मिला था, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के थ्रू। और सांसद को विशेषाधिकार क्या था, अगर वो किसी समिति के दौरान या किसी सुनवाई के दौरान संसद में कोई सांसद कुछ ऐसी बात कह रहा है या किसी के पक्ष में या विपक्ष में वो वोट कर रहा है, तो उसको न्यायालय के अंतर्गत नहीं लाया जाएगा, यानी न्यायालय के अंतर्गत न्यायालय उस पर कार्यवाही नहीं कर सकती। बस इसी तरह यही संसदीय विशेषाधिकार था। तो संसदीय विशेषाधिकार क्या था, किसके संदर्भ में था, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के संदर्भ में था, जिसको हम वेस्टमिंस्टर प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में, तीसरी बात समझ में। चौथी बात क्या है, संसद एवं राज्य विधानमंडल की कार्यवाही की रिपोर्ट। ध्यान सुनिएगा, संसद आर्टिकल नंबर 79 एवं राज्य विधानमंडल की कार्यवाही की रिपोर्ट। संसद आर्टिकल नंबर 79 एवं राज्य विधानमंडल की कार्यवाही की रिपोर्ट के समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया। यानी कि यहाँ की जो रिपोर्ट होगी वो समाचार पत्र में प्रकाशन होगी, उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। क्या दिया गया, एक संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया। तो कैसा संरक्षण प्रदान किया, संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया। ये जितनी 4 बातें बताई समझ में आई, बिल्कुल आई होंगी। आई होप एक एक शब्द को डिफाइन किया, जो डिफाइन करने वाला था वो किया, जिसको आप समझ सकते थे उसको मैंने छोड़ दिया। फिर से देख लो। अच्छा, संसद एवं राज्य विधानमंडल की कार्यवाही की रिपोर्ट, यानी जो संसद और विधानमंडल में जो कार्यवाही होती है, जो चर्चा होती है, उसकी रिपोर्ट समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए, यानी जो न्यूज़पेपर होते हैं उसमें प्रकाशन के लिए उसको क्या, संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया। कैसा संरक्षण, संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया। इतनी बात समझ में, कैसा संरक्षण, संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया। आई होप ये 4 बातें समझ में आई। कुछ और बातें अहम है जिनको हम आगे देखते, चलिए आगे देखते हैं। तो अगला कौन सा है, अगला है आपका कैबिनेट की सलाह को पुनर्विचार के लिए भेजने की शक्ति। क्या बात कही, अगली बात क्या कही, जो कैबिनेट की सलाह है को पुनर्विचार के लिए भेजने की शक्ति, परंतु पुनर्विचार के लिए के बाद यह बाध्यकारी होगी। ये किसके संदर्भ में कह रहा है, यानी कि जो भारत का राष्ट्रपति है, अगर कोई कानून बनाया जा रहा है जो कैबिनेट की सलाह के द्वारा, यानी विधानमंडल जो राज्यसभा और लोकसभा से पास हो चुका है, कोई कानून बनाया, कोई विधेयक पास कराना है, सिर्फ उस पर क्या, राष्ट्रपति के साइन होना। ठीक है, अगर उस दौरान कैबिनेट की सलाह को पुनर्विचार के लिए भेजने की शक्ति, यानी कि अगर उस दौरान राष्ट्रपति को लग रहा है नहीं, इस पर कैबिनेट को फिर से पुनर्विचार करना चाहिए, मतलब कुछ सोचना चाहिए, कुछ संशोधन करना चाहिए। ठीक है, तो वो वापस कर सकता है, उसको भेज सकता है।
परंतु पुनर्विचार के बाद यह बाध्यकारी होगा। मतलब अगर पुनर्विचार के बाद भी कोई उसमें सही नहीं किया जा रहा, मतलब पुनर्विचार के बाद जब राष्ट्रपति के पास भेजा जा रहा है तो उसके लिए राष्ट्रपति बाध्यकारी होगा। सीधी सी बात है, जब कैबिनेट पहली बार राष्ट्रपति के सिग्नेचर के लिए भेजेगी तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो भेज सकता है दोबारा कि आप इस पर पुनर्विचार कीजिए, इसमें कुछ संशोधन की जरूरत है। लेकिन जब वो पुनर्विचार के लिए आएगा और उसमें वो बात कंप्लीट कर दी जाएगी या संशोधन किया जाए या कैबिनेट को लग रहा है संशोधन करने की जरूरत नहीं है, उसके बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, तो उस दौरान राष्ट्रपति क्या होगा, बाध्यकारी होगा उस पर साइन करने के लिए। मतलब दोबारा नहीं कर सकता कि नहीं हम इस पर साइन नहीं करेंगे, आपने कुछ संशोधित नहीं किया, ऐसा नहीं। तब उस दौरान राष्ट्रपति क्या होगा, संशोधित होगा, उस समय क्या होगा, राष्ट्रपति बाध्यकारी होगा। सीधी सी बात है कि राष्ट्रपति को सिर्फ एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन जब दूसरी बात उसके पास जाएगी, जब दूसरी बार उसके पास कोई पत्र जाएगा, वही पत्र दूसरी बार जाएगा, वही पत्र जब दूसरी बार जाएगा उसके पास, तो क्या होगा, वो उसके लिए बाध्यकारी होगा। ऐसे समझो, मैंने कहा कल मुझे, जैसे कैबिनेट ने क्या कहा कि जम्मू कश्मीर का नाम बदल के राजा हरि सिंह के नाम पर रख दिया जाए, ठीक है, और ये विधेयक पास हो गया संसद से, ठीक है, वो राष्ट्रपति के पास गया कि आप साइन कर दीजिए। राष्ट्रपति ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं कर सकते, आप इस पर फिर से विचार करिए। फिर जब वो संसद में गया और फिर से दोनों जगह से पास हो गया, ठीक है, फिर से पास हो गया, तो उसके बाद राष्ट्रपति इसके लिए बाध्यकारी है कि वो भी माने कि हाँ इसको हरि सिंह के नाम पर ही रखना है। तो उस दौरान राष्ट्रपति मना नहीं कर सकते, नहीं नहीं हम नहीं करेंगे साइन, उस दौरान उसको करना ही करना, यानी इस दौरान वो बाध्यकारी हो गया। वही चीज बताई गई है, कैबिनेट की सलाह को पुनर्विचार के लिए भेजने की शक्ति है, राष्ट्रपति को यह शक्ति है, परंतु पुनर्विचार के बाद यह बाध्यकारी होगा, यानी ये साइन करने के लिए वो बाध्यकारी हो जाएगी। ये बात बताएगी पांचवी बात। और दूसरी, उसके बाद छठवीं बात क्या बताई, अध्यादेश जारी करने में राष्ट्रपति, अध्यादेश मतलब क्या है, जब किसी ऐसी स्थिति आ जाती है कि देश में राष्ट्रीय आपातकाल है तो राष्ट्रपति कर सकता है, राज्य आपातकाल है यानी राज्य में इमरजेंसी लगी हुई है तो उस समय कौन, राज्यपाल कर सकता है, या अगर यूनियन टेरिटरीज में वहां का प्रशासक कर सकता है, ठीक है, इतनी सी बात है अध्यादेश। तो अगर अध्यादेश की बात करें तो जो राष्ट्रपति होगा यानी प्रेस होगा, जो आपका प्रेसिडेंट होगा, वो किसके तहत, 123 के तहत करता है, और आपका जो गवर्नर होता है 213 के तहत करता है, यानी ये दो आर्टिकल है, अध्यादेश जारी करता है। तो अध्यादेश जारी करने में राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं प्रशासकों की संतुष्टि के उपबंध को समाप्त कर दिया गया। यानी कि क्या किया गया, अध्यादेश जो जारी करने के संदर्भ में राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं प्रशासकों की संतुष्टि को उपबंध को समाप्त किया गया, ये बात बताई गई। छठवीं बात क्या बताइए, अध्यादेश जारी करने में राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं प्रशासक की संतुष्टि के उपबंध में को समाप्त किया गया। इतनी बात समझिए छठवीं बात, ठीक है। फिर से कह रहे हैं, अगर कोई भी बात समझ में ना आया करे, आपको कंफ्यूजन रहेगा तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला रहता है, व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, इंस्टाग्राम आईडी दे रखी है, टेलीग्राम दे रखा है, कहीं पे पूछे, ठीक, सारी चीज का लिंक आपको मिल जाता है। तो किस चीज की टेंशन है, मुझसे अच्छा कहीं सुविधा मिलेगी क्या, बताइए आप, ठीक है। तो उसके बाद सातवीं बात क्या कही, सुप्रीम कोर्ट यानी एससी का मतलब सुप्रीम कोर्ट और एससी का मतलब हाई कोर्ट की कुछ शक्तियों को फिर से प्रदान किया गया। तो ऐसी कौन सी शक्तियां थी जो फिर से प्रदान की गई, तो जो 22वें संविधान संशोधन द्वारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की कुछ शक्तियों को छीन लिया गया था, उनसे छीन लिया गया था, उनको कुछ शक्तियों को फिर से प्रदान कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। तो देखो, जब आप 22वां संविधान पढ़े होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से कौन कौन सी शक्ति छीनी गई थी, तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसमें मुझे विस्तार कर एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि आप उसको पढ़ोगे तो उसमें एक दो क्वेश्चन और बन जाएंगे जो आपके कंप्लीट हो जाए। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप जब खुद मेहनत करोगे तो आपको और अच्छा लगेगा, ठीक। इसीलिए कुछ चीजें होती हैं कि टीचर कभी कभी क्या करता है, उनको छोड़ देता है। तो ये नहीं होता, ऐसा नहीं होता टीचर एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, टीचर चाहता है कि बच्चा इस पर खुद रिसर्च करे। जब बच्चा रिसर्च करेगा तो कहीं कंफ्यूजन आएगी तो वो टीचर से पूछेगा तो उसको जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। तो ये चीजें होती है, टीचर कभी भी नहीं चाहता कि बच्चे को दिमाग के साथ खेला जाए। टीचर हरदम यही चाहता है बच्चे को कितनी आसानी तरीके से समझाया जाए, लेकिन शर्त यही होती है टीचर की कि बच्चे भी साथ में मेहनत करें। सिर्फ मैं ही जिम्मेदार नहीं हूँ आपकी सफलता के लिए, इसके लिए मुझसे ज्यादा कई गुना आप जिम्मेदार हैं अपनी सफलता के लिए, ठीक है।
तो सीधी सी बात है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की कुछ शक्तियों को फिर से प्रदान किया गया। ठीक है, उसके बाद आठवीं बात क्या बताएगी, जो राष्ट्रीय आपातकाल में आंतरिक शब्द, यानी जो आर्टिकल नंबर 352 है उसमें राष्ट्रीय आपातकाल की बात बताएगी कि उसमें आंतरिक अशांति के दौरान, जो भी होगा उसमें क्या राष्ट्रीय आपातकाल लग जाएगी। यहाँ पे आंतरिक अशांति लिख लो। ठीक है, अशांति, आंतरिक अशांति। ठीक है, आंतरिक अशांति शब्द की जगह पर सशस्त्र विद्रोह, यानी कि जब देश में सशस्त्र विद्रोह की कोई कंडीशन आएगी तभी क्या होगा, देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा। आंतरिक अशांति की बात को खत्म कर दिया, यानी जो आंतरिक अशांति शब्द है, आंतरिक अशांति मतलब देश के अंदर कोई ऐसी अशांति फैल रही है, तो क्यों फैलेगी? देश में अशांति कहाँ, एक पर्टिकुलर स्टेट में फैलेगी, तो वहां पे क्या है, राज्य आपातकाल लगा है ना 356 के तहत, यानी आप वहां पे लगा सकते हो। तो अगर देश में सशस्त्र विद्रोह, यानी सशस्त्र विद्रोह, दो तीन राज्य आपस में भिड़ रहे हैं, दो तीन राज्य सशस्त्र विद्रोह यानी युद्ध के कगार पे आ गए हैं, जिसको गृह युद्ध कह सकते हैं, उस दौरान आप क्या कर सकते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं। तो आंतरिक अशांति शब्द की जगह पर क्या, सशस्त्र विद्रोह शब्द को रखा गया। किस अमेंडमेंट द्वारा, तो 40वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अशांति शब्द, जो अशांति, आंतरिक अशांति शब्द है, इसकी जगह पे कौन सा शब्द को रखा गया, ऑप्शन दे देंगे 3-4, उसमें एक ऑप्शन होगा सशस्त्र विद्रोह, आपको वही टिक करना होगा, या उनमें से पूछ लेंगे विषम शब्द की चुनना करो। जब एमसीक्यू कराएंगे तो मजा आएगा, तब कराएंगे। ठीक, उसके लिए थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि सारे अमेंडमेंट पढ़ाएंगे और मुझे सिर्फ वही करना है कि सिर्फ आपका सिलेक्शन हो। ठीक है, तो कुछ और महत्वपूर्ण बातें जिनको हम आगे देखते, चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे जो महत्वपूर्ण है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए, जो अगली बात क्या बताइए, राष्ट्रपति को यह व्यवस्था बनाई गई, यानी जो भारत का राष्ट्रपति है, आर्टिकल नंबर 52, आर्टिकल नंबर 52, यानी राष्ट्रपति के लिए यह व्यवस्था बनाई गई, यानी राष्ट्रपति के लिए व्यवस्था बनाई कि वह केवल कैबिनेट की लिखित, ध्यान दीजिएगा, कैबिनेट की केवल लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रीय आपातकाल कर सकता है। मतलब कि जो इंदिरा गांधी ने सिर्फ ओरली राष्ट्रपति को फोन किया, राष्ट्रीय आपातकाल लगा दो, बिना कैबिनेट की सलाह पर सुबह 4 बजे फोन किया और सुबह 7 बजे राष्ट्रीय आपातकाल देश में लग जाता है। इन सब चीजों को हटा दिया गया और क्या बताया गया कि राष्ट्रपति के लिए व्यवस्था बनाई गई, यानी राष्ट्रपति के लिए व्यवस्था बनाई गई कि वह केवल कैबिनेट की लिखित सिफारिश पे, यानी कैबिनेट लिख के दे, पर्टिकुलर पत्र दे, इस रीजन से देश में राष्ट्रीय आपातकाल को लगाया जाए। आंतरिक अशांति यानी आंतरिक अशांति जब क्या सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया, तो यानी सशस्त्र विद्रोह ऐसा बढ़ा या ऐसी कुछ कंडीशन को बताया जाए, उसी दौरान ही देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगे, वो भी लिखित दे, कौन, पूरी कैबिनेट दे, कैबिनेट के पर राष्ट्रपति आपातकाल कर सकता है। यानी प्रधानमंत्री फोन कर रहे हैं, हाँ साहब राष्ट्रीय आपातकाल लगा दो क्योंकि हमारी पद जाने वाला है, ये वाला सिस्टम नहीं है। अब क्या हो, कैबिनेट जब तक लिखित सलाह नहीं देगी इस रीजन से, तो राष्ट्रपति तब तक राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगाया। यानी यहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल को थोड़ा और बड़ा किया गया है। बड़ा किया गया मतलब इन द सेंस कि आप इसका मिसयूज नहीं कर सकते, जिससे इंदिरा गांधी ने किया था, एक पद को, गरिमा को पर खेल गई थी, पद की गरिमा पर खेल गई थी। आप प्रधानमंत्री की पद की गरिमा समझ सकते हो कितनी बड़ी है, पूरे देश का नेतृत्व करता है। किसी भी समिट में देखो भारत का प्रधानमंत्री जा रहा है, पूरे देश का नेतृत्व करता है। मोदी जी और मनमोहन सिंह में यही था, वो डिग्रियां उनके पास बहुत ही, नो डाउट बहुत अच्छे सदस्य थे, लेकिन उनके अंदर बात करने की क्षमता नहीं थी, वो उतनी अच्छी बातें नहीं करते थे, उनके अंदर भाषण की बात नहीं थी। और उनकी जो जीवनी लिखी गई है उन्हीं के सचिव के द्वारा, यानी मनमोहन सिंह की जो जीवनी लिखी गई उनके उस समय उनके जो सचिव थे उनके द्वारा लिखी गई। उन्होंने सीधी सी बात कही है, मनमोहन सिंह एक ऐसे नेता थे जो बात करना लोगों से पसंद ही नहीं करते थे, वो लोगों से बात करना नहीं, वो हरदम शांत रहना पसंद करते थे। समझ रहे हो, वो दर्शा रहा है। और किसी देश के नेता को अगर वो बात करना नहीं पसंद कर रहा तो वो अपनी बात कैसे दूसरे देशों से कर पाएगा, दूसरे देशों से अपनी बात कैसे कर पाएगा। इसलिए उस दौरान जो हुआ और आज के दौरान में मोदी क्या कर रहा है, मैं किसी पार्टी किसी इंडिविजुअल के सपोर्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे वही, मेरे लिए देश सर्वोच्च है। लेकिन अगर आप देश के लिए लीडर हैं, प्रधानमंत्री पद का नेतृत्व कर रहे हैं, तो आपके
आप अपने बारे में ना सोचिए कि मेरी भावना क्या हो रही। आप राष्ट्रीय भावना को देखो। राष्ट्रीय भावना से नहीं खेल सकते। आप देश के हित के लिए प्रधानमंत्री पद पे, आपको देश के लिए कार्य करना है। आप अपने दूसरे देशों से बात करनी है, दूसरे देशों के प्रधानमंत्री से बात करनी है। आप ये नहीं कर सकते मेरा मन नहीं होता दूसरे देशों से बात करने का तो मैं बात नहीं करूँ, या मेरा मन नहीं होता लोगों से बात करने मैं बात नहीं करूँ। ऐसा आप भीड़ भड़ाक में नहीं बात कर सकते, क्योंकि आप देश की गरिमा है और आपके एक ऐसे पद पे देश के विद्यमान है जहाँ पे आप पूरे दुनिया का लीडरशिप कर रहे हैं, यानी पूरे देश की लीडरशिप कर रहे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री समझते हो क्या आपका? भारत का प्रधानमंत्री समझ, यानी वो दुनिया का पावर है, सबसे बड़ी पावर। भले ही आप अमेरिका को कह सकते हो, लेकिन अगर भारत के प्रधानमंत्री किसी, अगर मैं कर रहा हूँ भारत एक ऐसा सदस्य किसी संस्था का सदस्य हट जाए, उसकी कोई वैल्यू नहीं बचेगी, उस संस्था की कोई वैल्यू नहीं बचेगी। एससीओ है, अगर वहां से भारत हट जाए, उस संस्था की अगर कोई वैल्यू बचे तो बता देना। भारत एक ऐसा देश है, विश्व को लीडरशिप करने वाला, नेतृत्व वाला देश है भारत। वो कभी था ही नहीं जैसा लोग सोचते हैं। उसकी गरिमा को गिराया गया है, उसकी गरिमा को लोगों के साथ छेड़छाड़ी की गई है, उसकी गरिमा के साथ छेड़छाड़ी की गई है। कभी भारत ऐसा था नहीं जो दिख रहा है, जो दिखाया जा रहा है। ये मीडिया ऐसे किया, जो अंतरराष्ट्रीय मीडिया, उसने देश को ऐसा दिखाया है। लोगों के अंदर मतभेद भरे हैं, कुछ हमारे नेता थे जो भ्रष्टित थे। तो ये सारी मुद्दे, आप अगर इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भारत कितनी अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रहा है। इंटरनेशनल रिलेशन पावर, भारत की जो पावर है इस समय, वो विश्व में किस लेवल की है। खैर, ये सारी और मुद्दे हैं, इंटरनेशनल रिलेशन के मुद्दे हैं, जिनके बारे में हम कभी और चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ हमें क्या जानना है उसके बारे में जानते हैं। यानी राष्ट्रपति के लिए यह व्यवस्था बनाई गई कि वह केवल कैबिनेट की लिखित सलाह पर ही, यानी कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है, जिसका मिसयूज श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था। उसी के बाद इन्होंने क्या किया, जनता सरकार ने 40वें संविधान संशोधन कर ऐसा कानून बना दिया। उसके बाद क्या बताया, राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन आर्टिकल नंबर 356 जो राज्य में लगाया जाता है, आर्टिकल नंबर 356 जो राज्य में लगाया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रीय आपातकाल, सॉरी, राष्ट्रपति शासन जो होता है 356, यानी जो राज्य में लगाया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल जो पूरे देश में लगाया जाता है 352। ये क्या है, 352, ये आर्टिकल 352 है, 356 है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस पड़ता है। और वित्तीय आपातकाल तो समझ में आया, जब इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी होगी, ठीक है, तो 360 है। राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रपति शासन के मुद्दे पर सुरक्षा से संबंधित कुछ और व्यवस्था बनाई, यानी इस दौरान उस पर्टिकुलर, अगर राष्ट्रपति शासन लगा यानी राज्य में लगा, तो वहां पे सुरक्षा से संबंधित कुछ और मुद्दे पे बात की गई, ठीक है। और राष्ट्रपति अगर राष्ट्रीय आपात लगा तो उसमें सुरक्षा के संबंधित कुछ और व्यवस्थाएं बनाई गई। उसके बाद मूलाधिकारों में संपत्ति के अधिकारों को समाप्त किया, यानी ये बहुत ध्यान से सुनना है, ये अमेंडमेंट बहुत बार पूछा गया, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मूल अधिकार जो हैं, हमारे मूल अधिकार हैं को संपत्ति के अजय, मूल अधिकार में पहले कितने थे, 7 थे। यानी कि जो हमारा अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार, उसमें कितने थे, 7 थे। 7 की बात अब कितने बचे हैं, 6 बचे। यानी अब कितने, तो हटाया गया जो आर्टिकल नंबर 31 था, आर्टिकल नंबर 31 को हटा दिया गया। ये इसमें क्या था, संपत्ति का अधिकार, यानी जो हमारा फंडामेंटल राइट था संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया। उसको क्या किया गया, आर्टिकल नंबर 300A में पहुंचा दिया गया। और इसको कैसा बना दिया, विधिक अधिकार बनाया, यानी कानूनी अधिकार, विधिक अधिकार बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया। आर्टिकल नंबर 301 के तहत इसको कानूनी अधिकार बना दिया। यानी सीधी सी बात, ये केस का था। तो मैंने बताया था शुरू में, क्या आपको बताएंगे, देखो हिमाचल प्रदेश में एक महिला थी जो अशिक्षित थी, और वहां पर सरकार द्वारा क्या रोड बनाई जा रही, यानी रोडवेज का निर्माण किया, यानी रोड का निर्माण किया जाता है। उसमें उस दौरान उसकी 4 एकड़ जमीन को सरकार ने ले लिया और उसको मुआवजा नहीं दिया। तो इसलिए वो अशिक्षित थी, उसने सही तरीके से केस नहीं लड़ पाए। इस दौरान ये क्या बात बताई गई कि ये आपको मूलाधिकार नहीं है, कोर्ट ने निर्णय दिया कि ये मूलाधिकार नहीं है, लेकिन बदले में वो विधिक अधिकार है। आप उस पर कानून केस कर सकते हैं और बदले में आप उसको मुआवजा आपको मिलेगा, ठीक है, यानी पर्याप्त रकम आपको मिलेगी उसके बदले में, ठीक है। अगर आप देश के विकास में कार्य हो तो वो एक पर्याप्त रकम, ये नहीं कह सकते ये मूलाधिकार इसलिए हटा दिए कि मतलब ये मेरी जमीन है, मैं नहीं बेचूंगी, मेरा फंडामेंटल राइट है, ऐसा नहीं। अगर आप
देश के लिए कार्य कर रहा है कोई चीज, तो उसमें आपकी जमीन जा रही तो आपको उसके बदले में मुआवजा मिलेगा, आप उस पर रोक नहीं लगा सकते। यानी इसको कानूनी अधिकार बना दे, आपको मुआवजा मिलेगा, आपको पर्याप्त रकम मिलेगी उसकी जमीन में। तो यह सब चीजें थी। अगर राज्य जबरदस्ती करे तो वो अतिक्रमणकारी होगा, उसमें बताया गया अतिक्रमण का, यानी आपको पर्याप्त मुआवजा ना दे तो उसमें फिर भी राज्य आप जमीन को हड़प ले तो उसमें उसको क्या कहा, अतिक्रमणकारी कहा गया। ठीक है, तो ये चीज थी। और क्या बताइए, सीधी सी बात है, 11वें संकिस अमेंडमेंट द्वारा जो आर्टिकल नंबर 31 है उसको एबॉलिश कर दिया गया और 300A में पहुंचा दिया। तो 40वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। इतनी बात समझ में आई? समझ में आई तो आगे देखो, आगे चलिए आगे देखते हैं। दो और अहम बातें थी उनके बारे में चर्चा करते हैं और उसके बाद आपका 40वां संविधान संशोधन कंप्लीट होगा। तो चलिए देखते हैं जो और दो महत्वपूर्ण बातें थी उनके बारे में देखते हैं। तो क्या बताया कि अनुच्छेद 20 और 21 इनमें है क्या? तो 20 में क्या है, अनुच्छेद 20 में क्या है, आपके जो अगर अपराध के लिए दोष सिद्ध का संरक्षण, यानी अनुच्छेद 20 में क्या, अपराध के लिए दोष सिद्ध का संरक्षण, यानी आप किसी अपराध में दोषी पाए जाते या नहीं पाए जाते, उसको लेकर के आपने मान लो कोई अपराध नहीं किया और उस दौरान आपको इमरजेंसी लगी, राष्ट्रीय आपातकाल के समय की बात हो रही है, जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा है और तब आपके ये दो अधिकार निलंबित नहीं होंगे। जो फंडामेंटल राइट है उनमें से कौन से निलंबित नहीं होंगे? देखो पूरी बात क्या बताई जा रही है, अनुच्छेद 20 और 21 को राष्ट्रीय आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता है, मतलब हटाया नहीं जा सकता, ये आपके पास रहेंगे। तो कौन से रहेंगे? 20 और 21 रहेंगे। पहली बात तो अगर पूछ ले जाए राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आपके पास कौन कौन से संविधान संशोधन, यानी कौन कौन से फंडामेंटल राइट रहेंगे? तो 20 और 21, आर्टिकल 20 और 21 रहेंगे। इसमें 20 में क्या बताया गया है, अपराध के लिए दोष सिद्ध संरक्षण, यानी अगर किसी अपराध के दौरान आपको न्यायालय में पेश किया जाता है तो उस दौरान भी, यानी राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी अपने अधिकारों, आपके पास यह अधिकार होगा कि आप खुद को निर्दोष साबित कर सके, ये आपके पास अधिकार होगा, जिसके लिए आपको पूर्णतः समय दिया जाएगा, पूर्णतः आपको संरक्षण दिया जाएगा। तो यही बताई गई है अपराध के लिए दोष सिद्ध का संरक्षण, ये आर्टिकल 20 बताता। और उसके बाद 21 क्या बताता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, प्राण एवं यानी आप जीने का और दैहिक शारीरिक स्वतंत्रता का संरक्षण आपके बारे में बताया गया। ये क्या बताया गया 20 और 21 में? तो सीधी सी बात है, जो आर्टिकल 20 और 21 है, जब मैंने इंपॉर्टेंट आर्टिकल यानी फंडामेंटल राइट बाबू और सोना के फंडामेंटल राइट पढ़ाए थे, बाबू और सोना वाले, तो मैंने पढ़ाया था और आपने देखा नहीं है तो जाओ देखो जाके, मजा आएगा यार। बाबू सोना की पूरी कहानी तो आज भी मुझे याद आती, तो हंसी आ जाती है जो उस टाइम मैंने सुना दी थी ना। तो अनुच्छेद 20 और 21 को राष्ट्रीय आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता, यानी कि सीधी सी बात है 40वें संविधान संशोधन द्वारा क्या बात कही, क्योंकि जो आपका राष्ट्रीय आपातकाल देश में चल रहा है, कोई बात नहीं चल रहा है, लेकिन उस दौरान भी आपका 20 और 21 जो आर्टिकल है उसमें जो बात कही गई है वो आप निलंबित नहीं कर सकते, किसी व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं किया जा सकता, यानी उसके किसी व्यक्ति के साथ उसके 20 और 21 आर्टिकल को नहीं छीना जा सकता। सीधी सी बात यही बताइए। उसके बाद 13वें में क्या बताया, उस उपबंध को हटाया, यानी उस कानून को हटाया गया जिसमें न्यायालय, अच्छा न्यायालय दो बार हो गया, देखो एक काट दो, चाहे ये वाला, चलो यही वाला काट दे रहे ना, हाँ, तो जिसमें न्यायालय के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ध्यान से सुनिएगा, जिन ये 42वां संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ है, 42वां जो इंदिरा गांधी ने किया था उसी से जुड़ा हुआ 1976 वाले। ठीक है, अभी बताते हैं क्या क्या था अमेंडमेंट। ठीक है, अभी बताते हैं क्या था अमेंडमेंट, मान समझ लो वही डॉक्टर वाली राइटिंग है। उस उपबंध को हटाया गया जिसमें न्यायालय के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी मामलों में निर्णय देने की शक्ति छीन ली गई थी। दरअसल बात क्या होती, जो 42वां संविधान संशोधन है, इसीलिए कहते हैं हर बार वो महत्वपूर्ण है, हर बार कह रहा हूं कि पढ़ लो जाके, वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो 42वां संविधान संशोधन था उसमें क्या हुआ था कि जो राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री और जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, इनके निर्वाचन संबंधी जितने भी कोई भी मामला है तो उसके लिए संसदीय समिति बनाई जाएगी, यानी उस पर जो न्यायपालिका है वो हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, उस पर न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती। ऐसा क्यों किया था इंदिरा गांधी ने? क्योंकि इंदिरा गांधी वाला जब केस हुआ था तो जयप्रकाश नारायण वाला जब कहानी बताई थी 38वें संविधान संशोधन, पढ़ रहे हो ना? अगर लाइन तो नहीं पढ़ रहे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, तुम्हारे जीवन में नहीं आएगा, ले लेना, बिल्कुल नहीं आएगा, तुम्हें जीवन भर नहीं आएगा, कंफ्यूजन बैठे रहोगे। अगर पढ़ रहे हो साथ में हमारे जो पढ़ा रहा है और डेफिनेट है एक दिन सक्सेस हो जाओगे।
तो पढ़ो। पीसीएस निकालना आसान चीज़ है। आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, आपने सिर्फ सोच लिया मुझे समाज सेवा करनी। जब आप खुद की सेवा नहीं कर पा रहे, समाज सेवा कैसे कर पाओगे बताइए? आप खुद के लिए नहीं कर पा रहे तो समाज के लिए क्या कर पाओगे? इसलिए मेहनत करो थोड़ी मेरे साथ, अपने साथ खुद को प्रोत्साहित करो और पढ़ते रहो मेरे साथ। तो सीधी सी बात बताई गई कि इसमें वो चीज को हटा दिया गया, यानी न्यायालय को फिर से शक्ति दी गई, न्यायालय को फिर से पावर दी गई कि उस उपबंध को हटाया गया जिसमें न्यायालय के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, यानी कि जिसमें न्यायालय के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधित मामलों में निर्णय देने की शक्ति छीन ली गई थी। यानी सीधी सी बात है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को फिर से यह शक्ति दे दी गई है कि वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधित मामलों में निर्णय देने की शक्ति फिर से दे देगी, जो छीन ली गई थी 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। बस इतना था आपका 40वां संविधान संशोधन। आई होप पूरा अमेंडमेंट समझ में आया होगा। प्यारी सी लाइनें बताई हैं और प्यारा सा समझाया है। अच्छा लगे तो प्यार से शेयर करना और प्यारों में प्यार बढ़ाते रहना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू दोस्तों। अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। जय हिंद दोस्तों, बाय, गुड नाइट। पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद दोस्तों।